हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 7 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ये है लेक्चर नंबर 2। हमने सबसे पहले गांधी जी का रोल साउथ अफ्रीका में पढ़ा था कि वहाँ कैसे ब्लैक्स के लिए गांधी जी ने स्टैंड लिया था। आफ्टर दैट गांधी जी इंडिया आए थे और जब वो उन्होंने इंडिया घूमा तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। इसीलिए गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया। सत्याग्रह मतलब होता है नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। फिर लेटर ऑन गांधी जी ने सबसे पहला अपना जो फ्रीडम मूवमेंट था वो चंपारण में किया था, चंपारण बिहार में। आफ्टर दैट खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने जो भी मिल वर्कर्स थे जिन्हें सैलरी प्रॉपरली नहीं दी जा रही थी अहमदाबाद में, उनके लिए सत्याग्रह किया था या उनसे करवाया था। उसके बाद रौलात एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सर सैयद रौलात ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। सॉरी सर सिडनी रौलात ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था और इसके अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड आफ्टर दैट हमने जालियांवाला बाग मसकर के बारे में पढ़ा था कि क्योंकि पूरे देश में रौलात एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 जो कि बैसाखी का दिन था, उस दिन बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में कलेक्ट हुए थे, असेंबल हुए थे इस बारे में डिस्कशन एंड प्रोटेस्ट करने के लिए। वहाँ पे सर जनरल डायर ने वो अपनी आर्मी फोर्स लेकर आ गए और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की गई जहाँ पे मोर देन 400 लोगों की डेथ हुई थी। और इसके बाद पूरे इंडिया में ऐसी कंडीशन हो गई कि हर तरफ लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। Muslims all over the world regarded the ruler of Turkey as their religious leader. During the First World War, Turkey fought against the British. To get the support of the Indian Muslims in the war, the British had assured that after end of the war, Khalifa's empire will not be harmed. तो हुआ क्या था, खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली इंडिया में क्यों हुआ था कि मुस्लिम्स को पूरी दुनिया में जाना जाता था कि रूलर ऑफ टर्की जो कि खलीफा है वो उनके रिलीजियस लीडर थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था जो कि ब्रिटिश लड़ रहे थे टर्की के साथ, उस समय इंडियन मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स ने ये भरोसा दिलाया था कि ब्रिटिशर्स वॉर ख़त्म होने के बाद जो खलीफा जो उनके टर्की के रिलीजियस लीडर थे उनके एम्पायर को किसी तरीके से भी हार्म नहीं करेंगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स एश्योरेंस. A tide of great discontent arose among the Muslims. The movement started by Indian Muslims to support the Khalifa was called Khilafat movement. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने जो खलीफा एम्पायर था उसे भी अपने अंडर लिया और हार्म किया। तो इसलिए मुस्लिम्स के मन में बहुत ज़्यादा ही डिस्कंटेंट आ गया था ब्रिटिशर्स के लिए और इसीलिए मुस्लिम्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इंडियन मुस्लिम्स ने खलीफा को सपोर्ट करने के लिए जो था खिलाफत मूवमेंट। Gandhiji thought that on this problem, if the Hindus and Muslims come together and start a national movement, then the government can surely be brought to its sense. और गांधी जी को ये लगा कि ये ऐसा समय है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मिल सकते हैं और मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और उन्हें सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने इसे बहुत एक अच्छा मौका पाया एक नेशनल मूवमेंट की तरह चलाने के लिए। Therefore, Gandhiji supported the Khilafat movement. The Khilafat committee accepted Gandhiji's proposal of following non-cooperation to the government. Hindu-Muslim unity was seen specially during this period. और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को ये प्रपोजल दिया कि आप हमारा नॉन कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप उसे मानिए कि आप लोग वॉयलेंस मत कीजिए लेकिन आप कोऑपरेट भी मत कीजिए। आप ब्रिटिशर्स की कोई बात मत मानिए, आप उनके यहाँ पे काम मत कीजिए, आप उनके कोई लॉज मत मानिए, इस तरीके से गवर्नमेंट को सप्रेस कीजिए।
तो इस चीज़ के लिए खिलाफत कमेटी अग्री हो गई. नाउ कमिंग टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. The concept behind the non-cooperation movement was that the British government in India is dependent only on the cooperation of the Indians. If the Indians adopted complete non-cooperation, then the British government will completely collapse. With this intention, he evoked the people of India to take part in दिस मूवमेंट. अब गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन सोच ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में रूल या हमारे देश में कोई भी कुछ भी इसलिए कर पाती है क्योंकि हम कोऑपरेट करते हैं. वो लोग लॉ बनाते हैं, हम वो लॉ मानते हैं, इसलिए उनका लॉ इम्प्लीमेंट हो पाता है. यदि हम लोग उनकी बनाई हुई चीज़ों को माने ही नहीं, यदि हम उनके लॉज उनके रूल्स माने ही नहीं, तो वो क्या क्या कर पाएंगे, वो कैसे हमें रूल कर पाएंगे. तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और ये इंटेंशन रखा गया था कि मैक्सिमम लोग इसका पार्ट बने और इस मूवमेंट को कम्प्लीटली सपोर्ट करें. In 1920, the Indian National Congress session was held at Nagpur. The resolution of non-cooperation movement put forth by Chittaranjan Das was accepted. All reins of the movement were given in the hands of Mahatma Gandhi. According to this resolution, a program was framed to boycott government offices, courts, foreign goods, government schools and colleges. 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगेंस्ट सेशन हुआ जो कि नागपुर पे हुआ. अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसके जो भी रिजोल्यूशन थे, जो भी चीज़ें इसमें करनी थी, ये सारी चीज़ें चित्तरंजन दास ने सामने रखी और जितना भी मूवमेंट की लीडरशिप है, जो भी करने के वेज हैं, पावर है, वो सारी महात्मा गांधी के हाथ में दे दी गई. और ये जो रिजोल्यूशन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, इसमें एक्चुअली एक प्रोग्राम बनाया गया जिस प्रोग्राम में लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस को बॉयकॉट करते, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करने नहीं जाते, किसी भी गवर्नमेंट कोर्ट में नहीं जाते, कोई भी फॉरेन गुड्स का यूज़ नहीं करते और किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में नहीं जाते. प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हमारी कंट्री में प्रोग्रेस हो रहा था. On the background of non-cooperation movement, many eminent lawyers like Motilal Nehru, Chittaranjan Das, etc. boycotted the court by giving up their practice. और ये इस मूवमेंट के स्टार्टिंग में जो भी नामी लॉयर्स थे, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन सब ने कोर्ट जाना बंद कर दिया और अपनी प्रैक्टिस जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे वो सारी चीज़ें बंद कर दी. ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज रन. Many national schools, colleges and universities were established. There was boycott of coming elections, boycott and bonfire of foreign clothes. Due to this, the import of foreign clothes decreased. इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे उन्हें बॉयकॉट किए गए और नेशनल एजुकेशन का स्कीम लाया गया कि आप अपने स्कूल में पढ़ो, अपने स्कूल की शिक्षा लो. बहुत सारे नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया. मतलब देश का स्कूल, देश का कॉलेज, देश की यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया कि आप अपने देश की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करो. और जो आने वाला इलेक्शन था गवर्नमेंट का, उसे भी बॉयकॉट किया गया और फॉरेन से जो भी कपड़े थे, फॉरेन गुड्स थे, उन्हें बॉयकॉट किया गया, उन्हें जलाया गया. और इसी कारण जो भी बाहर से फॉरेन क्लॉथ्स आ रहे थे, इंपोर्ट हो रहे थे, वो भी कम हो गए. In 1921, during the visit of Prince of Wales, he was welcomed by organizing Hartal. Lonely roads and closed shops welcomed the prince. The movement spread from planters in Assam to rail workers in Bengal. To bring the movement under control, the British government undertook suppressive measures. अब 1920 में क्या हुआ कि प्रिंस वेल्स जो प्लेस था, वहाँ के जो प्रिंस थे वो हमारे इंडिया में आए और उनका वेलकम किया गया हड़ताल से. क्यों हड़ताल से? क्योंकि सारी रोड्स सूनी पड़ी थी, सारी दुकानें बंद थी, सब हड़ताल पे बैठे थे और कह रहे थे कि हमारी डिमांड्स पूरी करो. और साथ ही साथ
ये जो हड़ताल था, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये छोटा मूवमेंट नहीं था, ये पूरे देश के हर कोने में फैल चुका था। आसाम में जो प्लांटिंग वर्कर्स थे वहाँ से लेकर बंगाल के जो रेल वर्कर्स थे वहाँ तक हर कोई इस मूवमेंट का पार्ट था। और ब्रिटिशर्स अगेन हमारे जो भी इंडियंस थे उन्हें अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे सप्रेसिव मेजर्स यूज़ करके, क्योंकि उन्हें और कोई सल्यूशन दिख ही नहीं रहा था। In February 1922, the police opened fire on a peaceful procession at Chauri Chaura in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. The people were angry and set fire to the police station, in which along with one officer 22 policemen were killed. अब क्या हुआ फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, मतलब शांति से लोग स्ट्राइक कर रहे थे। वहाँ पे जो पुलिस थी उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी और लोगों को बहुत गुस्सा आया और लोगों ने वहाँ के पुलिस स्टेशंस में आग लगा दी, जिसमें एक ऑफिसर और 22 पुलिसमैन की मौत हो गई। ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट ऑन 12 फरवरी 1922। गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये इंसिडेंट के बाद गांधी जी को बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ और फिर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड, वहीं पे रोक दिया, बंद कर दिया। मुलसी सत्याग्रह। During the non-cooperation movement, the farmers of Mulsi Taluka in Pune district launched satyagrah against the government. Senapati Pandurang Mahadev Bapat led the Mulsi Satyagrah, for which he was punished with 6 years of imprisonment. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे देश में चल रहा था, इस समय मुलसी तालुका जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है, पुणे डिस्ट्रिक्ट पे रहते थे फार्मर्स, वो लोगों ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उस समय के सेनापति पांडुरंग महादेव बापात, उन्होंने मुलसी सत्याग्रह को लीड किया और फिर इसी कारण से उन्हें 6 साल जेल भी जाना पड़ा। Gandhi ji was arrested in March 1922 for writing 3 anti-national articles in Young India. Special court was set up at Ahmedabad and Gandhi ji was sentenced 6 years of imprisonment. अब गांधी जी को मार्च 1922 में जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने 3 एंटी नेशनल मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके हिसाब से गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखे हुए आर्टिकल्स यंग इंडिया में इसके जुल्म में, और कुछ स्पेशल कोर्ट्स थे जहाँ पे गांधी जी का केस चला अहमदाबाद में और गांधी जी को 6 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई। लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। गांधी जी along with non-cooperation movement took up constructive programs which mainly included spread of Swadeshi, Hindu-Muslim unity, prohibition of alcohol, removal of untouchability, popularized use of khadi, national education. Due to these constructive programs, the national movement became more comprehensive in rural areas. अब क्या हुआ कि गांधी जी की, क्योंकि जेल में बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया जेल से। अब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे वो हमारे देश में स्टार्ट किए, जैसे स्प्रेड ऑफ स्वदेशी, अपने देश की चीज़ें, अपने देश के कपड़े यूज़ करना, हिंदू मुस्लिम्स को एक करना, अल्कोहल का प्रोहिबिशन कराना, अल्कोहल के यूज़ को रोकना, अनटचेबिलिटी, जो भेदभाव होता था, जो लोअर कास्ट के लोगों को छुआ नहीं जाता था, छुआछूत का सिस्टम था, उससे हटाने की कोशिश की। खादी क्लॉथ एक्चुअली हमारे देश के ही की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाती थी, तो खादी क्लॉथ के यूज़ को पॉपुलर किया और नेशनल एजुकेशन पे फोकस कराया कि आप अपने कंट्री के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ो और एजुकेशन लो। और इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के कारण जो नेशनल मूवमेंट था वो गांव जैसी छोटे छोटे एरियाज़ में भी फैल गया और वहाँ के लोग भी इस मूवमेंट को फॉलो करने लगे। नाउ कमिंग टू स्वराज पार्टी, the members of Indian National Congress such as Chittaranjan Das, Motilal Nehru put up the idea of contesting election and obstructing the work of the British government. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कुछ लोग थे, जैसे
चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सब ने अपने ही अंडर इलेक्शन किया और इस इलेक्शन के थ्रू ब्रिटिशर्स का जो भी काम था उसमें रुकावट डाल रहे थे. In 1922, the Swaraj Party was established. In 1923, many members of Swaraj Party were elected in Central Legislative Assembly and Provincial Legislative Council, mainly including Motilal Nehru, Madan Mohan Malviya, Lala Lajpat Rai and N.C. Kelkar. और ये जो इलेक्शन किए गए थे 1922 में, इसी इलेक्शन के जो मेंबर्स थे इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई. और 1923 में इस स्वराज पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स थे जो जो गवर्नमेंट की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसका पार्ट हुए, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, अलग अलग स्टेट्स की जो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके भी पार्ट हुए. और इस समय मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, ये सारे लोग थे जो एज अ मेंबर इलेक्ट हुए थे और स्वराज पार्टी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे. When the political movement in the country calmed down, then the fight in the legislative assembly was strengthened by the Swaraj Party. They severely opposed the unjust policies of British. They demanded the responsible government should be given to India in future. They made a resolution to be passed in the legislative assembly for the release of political leaders from prison to call the round table conference. The government rejected most of the resolutions. अब क्या हुआ कि हमारी कंट्री में जो अलग अलग जगह हर कोने में एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था वो तो शांत हो चुका था, लेकिन क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी के लोग आ चुके थे तो वो वहाँ पे कम्प्लीटली फाइट कर रहे थे अपने हक के लिए. उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज थी उसे वो वहाँ पे कम्प्लीटली अपोज कर रहे थे. वो कह रहे थे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जो जिम्मेदारी उठाए. उनका कहना था कि आप ऐसे रिजोल्यूशंस पास करो जिसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें कोई रीज़न नहीं है फिर भी अरेस्ट किया गया है उन्हें जेल से निकाला जाए, और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने की भी वहाँ पे डिमांड कर रहे थे. बट आप सब जानते हो, भले ही उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी के मेंबर्स को रख लिया गया था लेकिन उनकी बात कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल सुनने नहीं वाले थे. और सेम ऐसा ही हुआ, उनके जो भी रिजोल्यूशंस थे, जो भी डिमांड्स थी, उन्हें कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया. Now next one is Simon Commission. The reforms introduced by the Montague-Chelmsford Act of 1919 were unsatisfactory. Hence there was discontent among the Indian people. On this background, the British appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. In this commission, none of the Indian members were included. अब क्या हुआ कि Montague-Chelmsford एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, इसमें जो भी चेंजेस लाए गए थे, जो भी चीज़ें रूल्स लाए गए थे वो लोगों को पसंद नहीं आए थे, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा ही डिसकंटेंट था. इसी समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक नया कमीशन बनाया जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन. और ये जो कमीशन था इसमें किसी भी इंडिया के आदमी को नहीं रखा, इंडिया के मेंबर को नहीं रखा. Hence the Congress decided to boycott the commission. इसीलिए कांग्रेस ने डिसाइड किया कि क्योंकि आपने हमारे किसी भी मेंबर को इस कमीशन का पार्ट नहीं रखा है, इसका मतलब है आप हमसे सजेशन लेना ही नहीं चाहते, आप हमारी बातें, हमारी डिमांड सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने कम्प्लीटली बॉयकॉट किया इस कमीशन को. In 1928 the commission arrived in India. Wherever it traveled, the people made demonstration against them by shouting the slogan साइमन गो बैक. और फिर ये जो कमीशन के मेंबर्स थे ये इंडिया आए 1928 में, और ये हमारे देश के अलग अलग जगह घूम रहे थे. उसके हिसाब से ये अलग अलग रिपोर्ट बनाते, पर ये जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे लोग एक ही स्लोगन चिल्ला रहे थे जो था साइमन गो बैक.
देयर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, और जो भी ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ये स्लोगन्स आप जैसे देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, इस तरीके से हो रहा था, पर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उन्हें लाठी से मारा जा रहा था, लाठी चार्ज उन पे किया जा रहा था। एट लाहौर, लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। द पुलिस लाठी चार्ज द डेमोन्स्ट्रेटर्स। Saunders, a police officers attacked Lalaji with a lathi. After the attack in a protest meeting, Lalaji said, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire." Within few days of the attack, Lalaji died. और अब क्या हुआ कि जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा था। लाहौर पे क्या था कि लाला लाजपत राय जी जो थे वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। अब वहाँ पे भी जो पुलिस है वो उसने लाठीचार्ज के ऑर्डर्स मान लिए और वहाँ पे लाठीचार्ज करने लगी डेमोन्स्ट्रेटर्स पे। सॉन्डर्स एक पुलिस ऑफिसर्स था जिसने लाला जी पे अटैक किया लाठी से। जब ये अटैक हो गया तो एक प्रोटेस्ट की मीटिंग हुई जिस पे लाला जी ने कहा कि, तो लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था कि मेरी बॉडी पे जितनी लाठियाँ पड़ी हैं ये लाठियाँ प्रूफ होंगी, ये लाठियाँ प्रूफ करेंगी कि ब्रिटिशर्स के जो कॉफिन होते हैं, ताबूत होते हैं, उस पे उतने ही नेल्स होंगे जितनी मेरे शरीर पे लाठियाँ पड़ी है। मतलब ये एक्चुअली एक कह सकते डायलॉग जैसा है। उनका कहना था कि मेरा आज मरना या मेरा आज मार खाना कल के दिन उनके मरने या उनकी डेथ के लिए यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी जो इन लोगों ने हमारे साथ की है। हमें मारा, हम पे लाठी चार्ज किया, हमें टॉर्चर किया, कल के दिन इनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हम ही होंगे। हमारे साथ जो चीज़ें हुई है वही रिस्पॉन्सिबल होंगी इनकी डेथ के लिए, ये उनका कहना था। और कुछ दिनों बाद, कुछ 1 महीने बाद लाला जी की डेथ हो जाती है। नाउ नेहरू रिपोर्ट। Birkenhead, Secretary of State of India, criticized that the Indian leaders cannot draft a unanimously accepted constitution. This challenge was accepted and an all-party committee was formed. Pandit Motilal Nehru was chairman of this committee. तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा कि इंडिया के जो भी लीडर्स हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो खुद से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। और फिर एक एक कमेटी फॉर्म की, ऑल पार्टी कमेटी का फॉर्मेशन किया। और ये जो ऑर्डर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, इसे चैलेंज किया गया और पंडित मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन बनाया गया इस कमेटी का। To establish self-government in the colonies of India, implement adult franchise system, linguistic division of province, such proposals were put in this report. This report was known as Nehru Report. तो इस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई वो इसमें ये चीज़ें थी कि हमारी जितनी भी कॉलोनीज़ है, कॉलोनीज़ मतलब ऐसी जो भी स्टेट्स हैं, जो भी प्रोविंसेस हैं ब्रिटिशर्स के अंडर, उन पे खुद की गवर्नमेंट बनाई जाए। साथ ही साथ एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, मतलब जो भी 18 साल से बड़े हैं सबको वोटिंग का अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ जो अलग अलग लैंग्वेजेस के प्लेसेस है, प्रोविंसेस हैं, उन पे भी काम किया जाए, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जाए, उनके लिए भी कुछ वर्क किया जाए। ये सारी चीज़ें थी रिपोर्ट में ऑफ द कमिटी और इस रिपोर्ट का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। बाय द एंड ऑफ 1929 एन इंडिकेशन was given that if Nehru report is not accepted by the government, then the civil disobedience movement will be started. On this background, in December 1929, the Lahore session presided by Pandit Jawaharlal Nehru became memorable in history. और फिर ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी ये गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट की गई और उन्हें वार्निंग दी गई कि यदि आपने इस रिपोर्ट को नहीं माना तो जल्दी हम इस कंट्री में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ दिसंबर 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सारी डिमांड्स रखी, इस सेशन को बहुत मेमोरेबल माना जाता है हमारी हिस्ट्री में। आज भी ये जो सेशन हुआ था इसे याद किया जाता है।
Demand for Purna Swaraj. The objective of Indian National Congress of Dominion status was not acceptable to many young members. Young leaders like Pandit Nehru and Subhash Chandra Bose were demanding complete independence, Purna Swaraj. Due to the influence of the young group in the Lahore session of Indian National Congress, resolution of attainment of complete independence was passed. अब जो भी ऑब्जेक्टिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो ये थे कि अपनी डिमांड्स बस पूरी करानी है ब्रिटिशर्स से। तो ये सारी चीज़ें जितने भी यंग मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। यंग लीडर्स जैसे पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का कहना था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम किसी भी हालत में इन ब्रिटिशर्स से रूल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमेशा हमें कहते थे कि हम आपकी ये डिमांड्स पूरी करेंगे और हमसे चीज़ें करवा लेते, बट आफ्टर दैट ये कभी अपनी बात पे नहीं रहते। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्यों किसी के थ्रू रूल होना। अब हमारे कंट्री के जो यंग लीडर्स थे उन्हें ये समझ आ गया था कि अब हमारी कंट्री को किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्री इतनी सेल्फ डिपेंडेंट है कि किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ गवर्नमेंट होगी, देश की अपनी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और जैसे ही ये पूर्ण स्वराज की बात आई, उसके बाद जो लाहौर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो आइडियोलॉजी है उसकी जो बात है वो रखी गई। और यही रिजोल्यूशन के बाद अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो डोमिनियन स्टेटस था कि ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर सब करना, इसे छोड़ दिया। From here onwards the objective of National Congress was complete independence of India। और बस इसके बाद से ही अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिशर्स को निकाल फेंको। अब इनका रूल नहीं चाहिए हमें हमारे देश में। On 31st of December 1929, Pandit Nehru unfurled the tricolor flag and a resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Independence Day. On 26 January 1930, people all over the country took pledge for carrying out the freedom movement with non-violent means for attainment of independence in India. Everywhere in the country the atmosphere was charged with a new spirit। और 31st of December 1929 को पंडित नेहरू ने हमारा जो 3 कलर का झंडा था उसे फहराया और ये रिजोल्यूशन उस दिन पास किया गया कि 26 जनवरी को हम डिक्लेयर करेंगे एज आर इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी 1930 को सब लोगों ने ये प्लेज ली कि फ्रीडम मूवमेंट को हम नॉन वायलेंट वेज से कैरी ऑन करेंगे और अपने देश के इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। और एवरीवेयर इन द कंट्री, पूरे देश में एक नई स्पिरिट जाग चुकी थी। हर देश का नागरिक अब किसी भी रूलर के अंडर काम करना नहीं चाहता था, किसी भी ब्रिटिश के किसी भी रूल को मानना, या ब्रिटिशर्स अब हमारे इंडियन सिटीजन्स को चाहिए ही नहीं थे। अब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था हर सिटीजन ऑफ द कंट्री का कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल फेंको। अब पूर्ण स्वराज चाहिए, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमारे इंडियंस को। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।